अच्छा, तो डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न और प्रॉक्सी दो पैटर्न्स मजीद है। पैटर्न्स तो उसमें कैटेगरी में ज़्यादा थे, स्ट्रक्चर में हमने ये 4 चूज़ किए थे, ठीक है। तो डेकोरेटर पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पैटर्न में क्या कहते हैं। अच्छा, इस ये पैटर्न भी आपको थोड़ा बहुत ब्रिज पैटर्न की तरह ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कंपोजिशन और इनहेरिटेंस यूज़ की थी, यहाँ पे भी आपको कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस नज़र आएगी। फिर क्वेश्चन बनता है कि फिर डिफरेंस क्या हुआ। तो इंटेंट का डिफरेंस है, ठीक है। उस पैटर्न में भी कंपोजिशन इनहेरिटेंस यूज़ की थी, लेकिन उसमें ये कहा था कि आप अपने जो सिस्टम है उसको दो हायरार्कीज में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक आपके पास एब्स्ट्रक्शन है, एक आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है, और वो दोनों जो आपके पास एब्स्ट्रक्शन और इम्प्लीमेंटेशन थी ना, वो आप फिर इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंटली आप उसको डेवलप कर सकते हो। एक साइड पर लेट्स ये व्हीकल वाली एब्स्ट्रक्शन है और वर्कशॉप वाली इम्प्लीमेंटेशन है। तो एब्स्ट्रक्शन में अलग से चेंजेस हो सकती है और वो डेवलप हो सकता है, और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग से उसमें काम हो सकता है। अभी डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न भी कुछ आपको उसी तरह का सिमिलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा, लेकिन बस इस जिसने ये पैटर्न दिया उसने ये अपने तरीके से एक बात की है, कंपोजिशन हेडर्स को यूज़ करके अपने तरीके से ही बात की। तो नाम से ही जाहिर है डेकोरेटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को डेकोरेट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को डेकोरेट करते हैं इन सिंपल वर्ड्स। कब उसकी डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ती है हम उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है, और करता क्या है, इट लेट्स अस टू अटैच न्यू बिहेवियर टू ऑब्जेक्ट्स बाय प्लेसिंग दीज ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ स्पेशल रेपर क्लास। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, मींस बेस क्लास है, कुछ डिराइव क्लासेस नजर आएंगी और उसका एक ऑब्जेक्ट, तो उसके ऑब्जेक्ट को ये कंपोजिशन के थ्रू ही लेगा और दूसरी क्लास में रखेगा और उसको फिर डेकोरेट करेगा, ठीक है। तो डेकोरेट का मतलब ये है कि हम उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट और वर्जन्स बना रहे हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे कल एग्जांपल हमने देखी थी वो शेप की, ठीक है। तो मैं शेप का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, उसको डेकोरेट करता हूँ, ठीक है। डेकोरेट करने से मतलब ये है कि शेप के ऑब्जेक्ट में मुझे चेंजेस चाहिए तो एक और डेकोरेट करके एक और क्लास बना दी, फिर कोई और क्लास चाहिए और डेकोरेट करके एक और क्लास बना दी, ठीक है। तो काफी हद तक मिलता जुलता है इसकी जो ब्रिज पैटर्न की तरह, लेकिन इंटेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी बात कहते हैं व्हेन वी वांट टू एनहांस द बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स डायनामिकली, मींस रन टाइम पे हमें, लेट्स से अभी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि रन टाइम पे हम पहले से स्टैटिक क्लासेस नहीं बनाना चाहते। स्टैटिक क्लासेस का मतलब इनहेरिटेंस जो है ना वो आपकी स्टैटिक है, ठीक है। तो पहले से अगर हम कम्बिनेशन बनाएं, ठीक है, तो कितने कम्बिनेशन बनाएंगे। जो कल एक एग्जांपल देखी थी रेड सर्कल, ठीक है, और रेड सर्कल के बाद हमने वो देखा था ब्लू सर्कल। तो अगर हम पहले से हियरार्की में क्लासेस ऐड करते जाएं तो हमें पहले से ही सारे कॉम्बिनेशन रख के पहले से रखने पड़ेंगे सब क्लासेस में, और फिर उनमें से किसी एक का ऑब्जेक्ट आपका एग्जीक्यूट होता है। लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में कहता है कि लेट्स से वी हैव अ नोटिफिकेशन लाइब्रेरी, या नोटिफिकेशन एक क्लास है जिसका काम ये है कि यूजर इसको, इस क्लास को, जो ये क्लास के अंदर जो सेंड मैसेज आपको नजर आ रहा है, इस क्लास की इस मैसेज को कॉल किया जाता है और ये नोटिफिकेशन का काम कर रहा है। जब भी मेरी जो यूजर है जो किसी लैपटॉप से या मोबाइल से इस कंपोनेंट को या इस क्लास के इस फंक्शन को हिट करता है, ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है कि पर्टिकुलर यूजर्स को कुछ नोटिफाई, या नोटिफायर है ये नोटिफाई करता है आगे, ठीक है। तो जब मैं, मेरी जो एप्लीकेशन है वो इस नोटिफायर क्लास को कॉल करती है, इस नोटिफायर क्लास के फंक्शन को, तो ये आगे ईमेल के थ्रू कुछ लोगों को नोटिफाई करता है। ये सिनारियो है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लेट्स से हमें नोटिफिकेशन की 3 डिफरेंट हायरार्कीज चाहिए, ठीक है, या नोटिफिकेशन की 3 डिफरेंट टाइप्स है, एसएमएस के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और स्लैक के थ्रू, ठीक है। अब हम इस ऑर्डर में, जैसे आपको ये मतलब ये कॉमन सा आपको इनहेरिटेंस की राइट की हर स्टार्ट से एंड तक काफी जगह पे आपको इस तरह की इनहेरिटेंस नजर आई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब अगर किसी को एसएमएस के थ्रू नोटिफाई करना है तो इस सब क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसी को फेसबुक पे अगर नोटिफाई करना है, ठीक है, तो वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर
स्लैक पे करना है, तो वो यहाँ पर आपके पास उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे और उसके फंक्शंस को यूज करेंगे। इसी तरह कर रहे थे ना अभी तक। ठीक है, लास्ट जो पैटर्न था उसने भी इसी तरह किया था। अब कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जिनकी डिमांड ऐसी होगी, हो सकता है कि कुछ चाहते हो कि हमें तीनों जो ये जो तीनों मीडियम्स हैं इन तीनों पे हमें नोटिफाई करें। कुछ कहते हो कि हमें सिर्फ दो पे करें और कुछ कहते हैं कि हमें सिर्फ एक पे करें। ठीक है, तो अब हमें फिर इस तरह से सब क्लासेस बनानी पड़नी है। इसी तरह है ना, ये सब क्लासेस हमें बनानी पड़ रही हैं। ठीक है, एक सब क्लास सिंपल एसएमएस नोटिफायर की, एक सिंपल फेसबुक की, एक स्लैक की। यहाँ पे आपको तीनों नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको लेट्स से एसएमएस प्लस स्लैक दो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट कम्बिनेशंस हम बनाएं। ठीक है, तो फिर वही बात कि आपके पास इनहेरिटेंस की हायरार्की जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस पैटर्न इसी प्रॉब्लम के लिए जो ब्रिज पैटर्न था उसने क्या सजेशन दी थी, उसने ये कहा था कि आप इसको अपनी प्रॉब्लम को दो हायरार्कीज में डिवाइड कर लो। एक आपके पास एब्स्ट्रक्शन हो गई और एक आपके पास इम्प्लीमेंटेशन हो गई। ठीक है, तो एब्स्ट्रक्शन में हम अगर लेट से इसको ब्रिज पैटर्न से ही देखें तो एब्स्ट्रक्शन में हम क्या रखते, ये नोटिफायर जो है ना, लेट से हम इसको उस पे रख देते, एब्स्ट्रक्शन में रख देते। ठीक है, नोटिफायर को अगर हम देखें तो नोटिफायर में हम लेट से कहते हैं कि दो तरह की नोटिफिकेशन है। एक हम कहते हैं मैसेज है और एक हम कहते हैं एक वो है अलार्म है। ठीक है, ये दो तरह के हो गए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन में हम फिर ये जो एसएमएस नोटिफायर, फेसबुक और स्लैक नोटिफायर, तो एक यहाँ से उठाया लेट से अलार्म है तो अलार्म यहाँ से उठाया और फेसबुक पे अलार्म बजना है या स्लैक पे या जो एसएमएस मोबाइल है उस पे। ठीक है, मोबाइल में तो उसमें मैसेज ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ब्रिज पैटर्न था उसमें हमने ये बात की थी कंपोजिशन के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब डेकोरेटर पैटर्न में भी काफी मिलती जुलती ही बात की है। ठीक है, लेकिन जस्ट उसका इंटेंट है, वो इस तरह दो हिरार्कीज में डिवाइड नहीं करता। ठीक है, वो कुछ और हमें सजेस्ट करता है कि वो आप क्या करो, वो क्या है उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, अभी देखो जब यहाँ तक हम थे तो हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमारे माइंड में पहली जो अप्रोच आती है वो यही आती है कि हम इनहेरिटेंस यूज करें और क्लासेस को एक्सटेंड करें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है दैट इज स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक का क्या मतलब कि इनहेरिटेंस इज स्टैटिक, तो उसके आगे मैंने ये लिख दिया है कि यू कांट अल्टर द बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। ठीक है, यू कांट अल्टर द बिहेवियर ऑफ मतलब यू कांट चेंज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट रन टाइम, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है। रन टाइम से मतलब ये है कि जब ये जो हमने क्लासेस बनाई ना, ये तो कंपाइल टाइम पे पहले से ये क्लासेस बन गई है। ये क्लासेस आपके पास पहले से क्या हो गई है, बन गई है। या तो क्लास वन सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा या क्लास टू का या क्लास थ्री का या क्लास फोर का। समझ आ गई बात। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है ये कहता है कि इनहेरिटेंस का ये मसला है और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये जो वो है क्या कहते हैं, जो ये बिहेवियर है ये हम रन टाइम पे कंपोज करें। ठीक है, पहले से क्लासेस ना बनी हो कि अगर ये हो तो क्लास वन सब क्लास वो हो कॉल हो, ये हो तो क्लास टू कॉल हो। तो यहाँ पे देखो कंपोजिशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कंपोजिशन में क्या है कि हम रन टाइम पे दो क्लास के साथ भी कंपोज कर सकते हैं, तीन क्लास के साथ भी कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि लेट्स से हमारी जो क्लास है इसमें हम बजाय इसके कि ये डिफरेंट हायरार्कीज बना लें। ठीक है, तीन हायरार्कीज बनाए, एसएमएस नोटिफायर, फेसबुक नोटिफायर और स्लैक नोटिफायर। तो जिसको एक चाहिए वो एक ऑब्जेक्ट के साथ उसके साथ कंपोज हो जाए, जिसको दो चाहिए वो दो के साथ कंपोज हो जाए, जिसको तीन चाहिए वो तीन के साथ कंपोज हो जाए। बात समझ आ रही है, तो इस सब हायरार्की से बच जाएंगे। तो जो ब्रिज पैटर्न था उसने भी ये उसने कहा था कि दो हायरार्कीज बना दो, एक वहां पर ठीक है और एक यहाँ पर। यहाँ पे भी आपको दो हायरार्कीज ही नजर आएंगी, लेकिन इंटेंट उसका ये है कि ये कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को लो, ये वाले नोटिफायर के ऑब्जेक्ट को, और उसको डेकोरेट करो। ठीक है, एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देखो
ये वही शेप वाली क्लास है। अच्छा, लास्ट टाइम जो वहां पे आपको दिखाई थी ना, वो दो हायरार्कीज में दिखाई थी, अभी भी दो हायरार्कीज है, लेकिन इंटेंट को जरा देखो। शेप क्लास है। आप इसको, जो हमारी जो भी जो एग्जांपल हम देख रहे थे ना, उसको आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ। लेट्स से हमारे पास नोटिफायर क्लास है। कौन सी क्लास है? नोटिफायर क्लास, ठीक है। और यहाँ पे दो एग्जांपल को पैरेलली जरा देखते हैं। अच्छा, शेप क्लास से डिराइव हुई है दो क्लासेस, सर्कल और रेक्टेंगल इस केस में। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कहते हैं नोटिफायर के जो हमने दो, एक मैसेज नोटिफायर और एक हम कहते हैं एक अलार्म नोटिफायर कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पैटर्न आपको कहता है कि आपने क्या करना है, डेकोरेट करना है, ठीक है। क्या करना है? डेकोरेट करना है, ठीक है। डेकोरेट क्या करना है, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है शेप का, ठीक है, शेप क्लास के अंदर जो आप जो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो वो आप अगर स्टार्ट पे देखो तो मैंने जो यहाँ पे स्टार्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि डेकोरेटर रैप्स एन ऑब्जेक्ट विद इटसेल्फ एंड प्रोवाइड सम इंटरफेस। तो अब वो जो ऑब्जेक्ट था आपके पास बेस क्लास का, हमारे केस में शेप का, उसको हमने इस शेप डेकोरेटर क्लास के अंदर उसको क्या किया, रैप किया। रैप किया मतलब उसके अंदर हमने रख लिया, कंपोज कर लिया उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। और अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे, ठीक है। तो अब नोटिफायर को, जो आपके पास ये जो नोटिफायर था, उसकी दो हमारे पास वो थी, एक मैसेज नोटिफायर और एक हम कहते हैं अलार्म का नोटिफायर। अब हमने वो ऑब्जेक्ट जो शेप का था और या नोटिफायर का कह लो, वो यहाँ पे डेकोरेटर क्लास में रख दिया और उसको हमने डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट में हम लेट से एक हमारे पास फेसबुक नोटिफायर था, तो वो यहाँ पे एक हायरार्की में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा नोटिफायर हमारे पास कौन सा था, किसके थ्रू करना था, स्लैक के थ्रू। और तीसरा हमारे पास मोबाइल एसएमएस के थ्रू, ठीक है। तो अब ये हायरार्की में कितनी क्लासेस बन गई, 1 2 3, तीन ही बनाएंगे। उस केस में कितनी क्लासेस बनाई थी, तो पहले वाले केस में हमने ज्यादा क्लासेस बनाई थी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अब ये तीन क्लासेस बन गई हैं, ठीक है। तो अब इसमें से इसमें से जिसको जो क्लास चाहिए, लेट से अगर कोई यूजर आया है और वो कहता है कि हमें सिर्फ ये जो एक जो क्लास है, ठीक है, लेट से जो हमारे पास थ्रू एसएमएस नोटिफाई करना है, तो उस क्लास को यूज करेगा, उसके साथ खुद को कंपोज कर सकता है। अगर कोई कहता है कि यहाँ पे मुझे तीनों मीडियम पे मुझे नोटिफाई करो, तो ये उन तीनों क्लासेस के साथ उसको क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। अब यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इस डेकोरेटर को आप इनहेरिटेंस के थ्रू भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हायरार्की नजर आ रही है। और अगर जस्ट आप तीन चार क्लासेस बना के रख दो, ठीक है, और वो तीन चार क्लासेस को कंपोजिशन के थ्रू भी यूज कर सकते हो। अगर इनहेरिटेंस के थ्रू यूज करें ना, तो फिर वो ब्रिज पैटर्न वाली बात यहाँ पे आ जाती है। हम यहाँ पे कहते हैं कंपोजिशन को। तो कंपोजिशन से क्या होगा कि अब मुझे इनमें से जो भी जो भी मुझे क्लासेस चाहिए, मैं उसके साथ रन टाइम पे उसको क्या करूंगा, कंपोज करूंगा। समझ आ गई बात? तो ये डेकोरेटर पैटर्न ने आपको कहा कि आप जो ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, उसको लो और उसको क्या करो, डेकोरेट करो, ठीक है। नाम से जाहिर है। तो डेकोरेट करने का मतलब ये है कि उस जैसे शेप ऑब्जेक्ट था, तो शेप ऑब्जेक्ट में या तो सर्कल होगा या रेक्टेंगल, तो उसको डेकोरेट करने का मतलब कि एक आपने रेड कलर ऐड कर दिया, एक आपने ब्लू कलर ऐड कर दिया, एक आपने दूसरा कलर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंट शेप्स बनी है, ठीक है, ये इनहेरिटेंस की हायरार्की में है, ठीक है। और अब आपने आप इन क्लासेस के साथ खुद को क्या करना है, कंपोज करना है, या तो क्लास ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ। जिसको एक चाहिए वो एक यूज करे, जिसको दो चाहिए वो दो यूज करे, जिसको तीन चाहिए वो तीनों यूज करे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ब्रिज पैटर्न की तरह ही है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि एक बंदा बात अपने तरीके से करता है, एक बंदा बात दूसरे तरीके से करता है। तो अगर आप ब्रिज पैटर्न को देखो तो उसमें भी यही काम था, ठीक है। हमें दो हिरार्कीज ही नजर आ रही थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाद उसने क्या की, उसने उसको नाम दे दिया कि आप दो उसमें डिवाइड कर लो, एब्स्ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। ये उसी बात को अपने अंदाज में कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट्स को लो और उसको क्या करो, डेकोरेट करो, ठीक है। तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डेकोरेट करके उसकी और क्लासेस बना लो, ठीक है। तो इसका कोड भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप लोग जरा इसको देख लो। सिंपल कोड है ये सर्कल और उस शेप का, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद जरा देख लो, कोई इतना इशू आपको इसमें नजर नहीं आएगा। एक और डिजाइन पैटर्न है प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। तो
उसको देख लेते हैं कि प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न क्या कहता है। ठीक है, लाइट गई। अच्छा, प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न भी हमारा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हो ना, क्लाइंट सर्वर, और वहाँ पे ये पैटर्न हमें ज़्यादा नज़र आता है एज कम्पेयर टू सिंपल मेरी 3 4 5 क्लासेस में बना रहा हूँ, उसमें ये पैटर्न हमें इतना नज़र नहीं आएगा। तो प्रॉक्सी पैटर्न आपको क्या कहता है वैसे? प्रॉक्सी का तो पता होगा, प्रॉक्सी का, ठीक है, क्या होती है प्रॉक्सी? हाइड करना, ठीक है। लाइक लेट्स से अगर यूट्यूब वगैरह फेसबुक बैन हुई है तो आप प्रॉक्सी के थ्रू उसको यूज कर सकते थे, आपकी आईपी चेंज होगी। एक तो कंसेप्ट प्रॉक्सी का ही हो गया। दूसरा, वेब के अंदर जो प्रॉक्सी है उसका और भी उसके कुछ मतलब है, ठीक है। कैसे? पहले इसके ज़रा इसके जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं और फिर हम इस पे बात करते हैं। ज़रा आवाज़ कम करें अपनी आप। अच्छा, proxy is a structural design pattern that lets you to provide a substitute or placeholder for another object. इसका मतलब ये है कि ये मेरी क्लाइंट एप्लीकेशन है, लाइक मैं क्लाइंट साइड पर मेरा यूजर, और ये मेरा डेटाबेस है या मेरी एप्लीकेशन है जहाँ से मुझे कुछ सर्विस मिल रही है। अब्दुल्ला राशिद, खामोश हो। अच्छा, मैं शायद मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान हमने एक और कंपोनेंट रख दिया, ठीक है। अब जरा देखो कि एक कंपोनेंट हमने रखा तो हमारा इंटेंट क्या है और वो कंपोनेंट क्या करता है। तो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान हमने एक कंपोनेंट रख दिया। तो अब जो मेरी रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट से यहाँ जो डेटाबेस है यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जा रही, वो जा रही है इस प्रॉक्सी के थ्रू। अब इस प्रॉक्सी के थ्रू जब वो रिक्वेस्ट मेरी डेटाबेस तक जा रही है तो इस प्रॉक्सी से मैं डिफरेंट काम ले सकता हूँ, ठीक है। इस प्रॉक्सी से मैं कैश का काम भी ले सकता हूँ। कैश मेमोरी का तो पता है ना, ठीक है। ऐसी रिक्वेस्ट जो बार बार मुझे, जिसकी डिमांड बार बार आ रही है और वो बजाय इसके कि वो डेटाबेस से ली जाए उसको यहाँ पे प्रॉक्सी में, जिसे हम प्रॉक्सी कह रहे हैं, यहाँ पे वो रख दी जाए, तो बजाय इसके कि वो हर रिक्वेस्ट जो प्रॉक्सी के पास जा रही है प्रॉक्सी उसको रिस्पॉन्स कर दे, ठीक है। तो इससे एक काम ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि हमने परफॉर्मेंस अचीव की, ठीक है। कि जो सारा लोड था आपके इस सर्वर पर वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आधा किस पे हो गया? प्रॉक्सी पे, कुछ एक्शंस के लिए, ठीक है। एक काम हम ये कर सकते हैं। नंबर 2 काम इस प्रॉक्सी से ये हो सकता है कि आप कह लो कि हम कुछ वो करना चाहते हैं, लेट्स से कुछ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि हम चाहते हैं कि हमारी जो जैसे फायरवॉल होती है, फायरवॉल, ठीक है, कि आपकी 2 सिस्टम है, ठीक है, यूजर उसके दरमियान आपने एक फायरवॉल बना दी, ठीक है, और जितना डेटा है हमारा वो इस प्रॉक्सी से गुजर के डेटाबेस तक जाता है और वापस यूजर तक भी आ रहा है इसी प्रॉक्सी के थ्रू। तो अब इस प्रॉक्सी को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल पे हमने कुछ चेक्स लगाए हुए कि कौन सा डेटा हमने आगे सर्वर पर भेजना है, कौन सा डेटा हमने नहीं भेजना, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स से उसको देख लो, उबर या करीम, जो आप सबने यूज की होगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स से ये हमारे क्लाइंट्स है, ये हम लोग हैं जो हम डिफरेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूजर डिफरेंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। अब हमने बीच में प्रॉक्सी यूज कर ली, जितनी रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाएंगी लेकिन इस प्रॉक्सी से गुजर कर, ठीक है। अब इस प्रॉक्सी से गुजर के जाएंगी तो इस प्रॉक्सी पे हमने चेक लगा दिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक राइड बुक करते हो और फिर उसको कैंसिल कर देते हो। तो अगर आप 2 3 बार ऐसा कैंसिल करो तो वो आपकी जो वो है ना, कुछ टाइम के लिए वो आपकी आईडी जो है वो ब्लॉक कर देते हैं कि आप फिर मजीद राइड्स नहीं अवेल कर सकते, इसी तरह ना, ठीक है। तो अब प्रॉक्सी ये देखेगा, प्रॉक्सी से जब वो रिक्वेस्ट गुजर के आ जाएगी, क्या इस रिक्वेस्ट को मुझे आगे भेजना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट, ठीक है, जो वहां से आ रही है, जो हम जिसको हमने ब्लॉक कंसीडर किया हुआ है कि भाई इसको हमने, इसकी रिक्वेस्ट हमने फुलफिल नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये 24 आवर्स के लिए ब्लॉक है। तो अब वो
जो है वो रिक्वेस्ट वो प्रॉक्सी से गुजर के आएंगी, प्रॉक्सी पे हमने वो चेक लगा दिया, इसको एज हम फायरवॉल देख रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। तो प्रॉक्सी को आप, ये जो प्रॉक्सी पैटर्न है ना, ये कहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन और क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में, ये दो आपके जो मॉड्यूल्स है उसके बीच में एक और मॉड्यूल रखो, ठीक है, वो अब डिफरेंट काम कर सकता है, ठीक है, वो आपका फायरवॉल का या सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हो। उसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो सर्वर साइड पे है उसकी एग्जैक्ट एक कॉपी यहाँ पे रख दो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ये सारी रिक्वेस्ट जा रही है कहाँ पे, आपके सर्वर पर। तो हम चाहते हैं कि सारी रिक्वेस्ट सर्वर पर ना जाए, कुछ रिक्वेस्ट सर्वर पर जाए, और कुछ ऐसी रिक्वेस्ट है जो कैशे, जैसे हमारे इसमें कैशे का काम क्या है कि हम चाहते हैं कि प्रोसेसर बार बार रैम को एक्सेस करे, तो वो डेटा जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है वो कहाँ पे रख लेते हैं, कैश में। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि वो डेटा जो फ्रिक्वेंटली लेस से यूज हो रहा है उसको बजाय इसके डेटाबेस जो सर्वर है यहाँ से रिस्पांस मिले, वो रिस्पांस हमें यहाँ प्रॉक्सी से या कैश से हमें मिल जाए। तो इस कंपोनेंट को बीच में रखने का डिफरेंट, आप इसको अपने तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये YouTube की एग्जांपल है, वो ये है कि YouTube पे लेट से आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब वो आपको पता है कि वो जो भी हम देखते हैं वो डाउनलोड हो रही है, ठीक है, वो वीडियो डाउनलोड होके क्या होती है हमारे सिस्टम में, वो जो बफरिंग होती है वो ग्रे लाइंस हो जाती है, वो बेसिकली हमारे उसमें डाउनलोड हो रही होती है, ठीक है, सिस्टम में जितनी डाउनलोड होती है उतनी फिर वो चलती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रीमिंग आ रही है, ठीक है, ये हम कहते हैं कि ये हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ पे हम कहते हैं ये हमारे सर्वर से आ रही है, तो डिफरेंट यूजर जो है, डिफरेंट यूजर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक सॉन्ग के लिए या किसी भी वीडियो के लिए, तो वो वहां से स्ट्रीमिंग भेजी जा रही है सर्वर से, ठीक है, और लेट से हम कहते हैं कि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है तो सर्वर हमारा जो है वो ओवरलोड हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया कि उस केस में कि यहाँ पे एक प्रॉक्सी रख दी, ठीक है, एक और कंपोनेंट रख दिया, और यही जो रिक्वेस्ट हमें आ रही थी, जो हमें लग रहा है कि जिसकी रिक्वेस्ट ज्यादा आ रही है उसकी एक कॉपी यहाँ पे भी रख दी। तो अब लोड बैलेंस करने के लिए कुछ को प्रॉक्सी से वो चीज चूंकि एग्जैक्ट कॉपी हमने वहां रख दी, वहां से रिक्वेस्ट उसकी फिल हो जाएगी, और कुछ की या एक्चुअल सर्वर से। तो इस तरह हमने इस कंपोनेंट के थ्रू क्या किया, लोड बैलेंस भी कर लिया, ठीक है, और इस प्रॉक्सी के थ्रू आपकी हर रिक्वेस्ट आ रही है तो कुछ चेक्स भी हम वहां पे लगा सकते हैं। तो प्रॉक्सी का सिर्फ एक पर्पज नहीं है, आप इसको अपने डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि अ प्रॉक्सी कंट्रोल्स एक्सेस टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तक पहुंचने से पहले, allowing you to perform something either before or after the request, ठीक है। ये जो आपकी रिक्वेस्ट आपके पास आप जो भेज रहे हो, भेजने से पहले कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हो या वहां से रिस्पांस आ रहा है उसके बाद कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हो, तो इस उसमें आप पैटर्न, प्रॉक्सी पैटर्न को यूज कर सकते हो। तो एडॉप्टर पैटर्न, ये प्रॉक्सी पैटर्न, ठीक है, ये कुछ ऐसे पैटर्न है यहाँ पे भी आम प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग के उसमें कंटेक्स्ट में इनकी एग्जांपल्स हमें ज्यादा नजर आती है। तो एडॉप्टर में भी जो एग्जांपल दी थी ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की इन्वायरमेंट में दी थी, और अभी प्रॉक्सी के केस में भी जो आपको एग्जांपल दी है ना, तो ये भी ज्यादा इसकी जो एग्जांपल्स जो हमें जो ज्यादा वो नजर आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें भी नजर आ रहा है। आम प्रोग्रामिंग में भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेट्स से जो हम अभी तक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बेसिक प्रोग्रामिंग, तो उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं कि दो क्लासेस के दरमियान एक क्लास रख दी, और आपका जो जितना भी जो रिक्वेस्ट है ना वो इस क्लास से गुजर के वहां जा रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या इस रिक्वेस्ट को आगे भेजना चाहिए या नहीं, यहीं पे वो फिल हो जाती है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास तीन क्लासेस है ए बी सी, तो ए से जितनी रिक्वेस्ट आ रही है बी को जा रही है, और बी में ये देखा जा रहा है कि क्या बी इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है, अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर हम सी को फॉरवर्ड कर देंगे। समझ आ गई बात। तो ये आपका प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न है। 3 और 4 7 डिजाइन पैटर्न्स हो गए। तीन हमने बिहेवियर, सॉरी, तीन हमने रिलेशनल की कैटेगरी से कर लिए, 4 पैटर्न्स हमने इसकी कैटेगरी से देख लिए, स्ट्रक्चरल के। और तीन पैटर्न्स, 3-4 पैटर्न्स और देखेंगे नेक्स्ट वीक में, बस वो लास्ट हमारा काम होगा, जिसको हम बिहेवियर की कैटेगरीज में हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले पैटर्न्स में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के हवाले से बात की, इन पैटर्न्स में हम क्लासेस के स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, ठीक है। अच्छा, ये पैटर्न अभी हम जो इसे देख रहे हैं हम क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब आगे ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में जाएंगे तो इन्हीं पैटर्न्स को आप मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, ठीक है। क्लास जो अभी हम, चूंकि हम क्लास और कोडिंग की उसकी बात कर रहे हैं, तो उस लेवल पे भी देख सकते हो, और मॉड्यूल के लिए भी देख सकते हो। मॉड्यूल मतलब ये है कि वो सी क्लासेस कंबाइन करके आपने एक, उसे एक मॉड्यूल कह रहे हो।
ठीक है। लेट्स से आपकी एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसको हम 3 4 5 मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, लाइब्रेरी मॉड्यूल, अकाउंट्स का, ठीक है, और एक्सेट्रा इस तरह से। तो ये मेजर मॉड्यूल है। फिर हर मॉड्यूल के अंदर आपके पास डिफरेंट क्लासेस होंगी अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह भी ये वहां पे भी ये चीज आपकी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसी हैव अ गुड डे, इसी स्लाइड का तो आप लोग इंतजार कर रहे हो। हाँ अरसलान थोड़ा आके वो कर दे, क्या चीज।